हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम बात करेंगे न्यू डार्विनिज्म की। डार्विन की बहुत सारी उन्होंने आलोचनाएं हुई। आलोचनाओं के कारण उन आलोचनाओं से निजात पाने के लिए वहाँ पर नव डार्विनवाद का उदय हुआ और उनके जो बहुत सारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने आधुनिक खोजों के आधार पर आवश्यक परिवर्तन करके इस सिद्धांत को एक सुदृढ़ रूप में प्रस्तुत किया तथा अनेकों एक्सपेरिमेंट से नेचुरल सिलेक्शन का जो थ्योरी थी उसकी पुष्टि की। तो डार्विनवाद के इस परिवर्तित जो रूप था उसको न्यू डार्विनिज्म कहा और इसके जो समर्थक थे उन्हें न्यू डार्विनिज्म कहा। और इनमें जो मेन जो न्यू डार्विनिज्म थे उनमें टी.एच. हेक्सले, हर्बर्ट स्पेंसर, डी.एस. जॉर्डन, ऐसा ग्रे, ई हैकल्स और ए वीजमान्स, ये इनको जो नव डार्विनवाद को प्रस्तुत करने में इनका सहयोग था। और इन्होंने यह विचार दिया कि प्राकृतिक जो नेचुरल सिलेक्शन है उसका थ्योरी है, उसके द्वारा इवोल्यूशन प्रोसेस का कम्प्लीटली वो स्पष्टीकरण या क्लेरिफाई करना संभव है नहीं है। तो पर ए वीजमान और उनके जो स्टूडेंट्स थे उनके विचार मात्र से जो नेचुरल सिलेक्शन के इस सिद्धांत में मान्य तथ्य और शेष बातें अमान्य हैं। यानी कि इनका जो स्वरूप था वह स्वरूप पूर्णतः नेचुरल सिलेक्शन को क्लेरिफाई नहीं कर पाया और उसको क्लेरिफाई करने के लिए नव डार्विनवाद का उदय हुआ। तो वीजमान ने जो अपना सिद्धांत दिया था जर्म प्लाज्म थ्योरी, उनके द्वारा जो जर्मिनल सेल्स और सोमेटिक जो सेल्स या फ्लूइड में एक इस भेद जो डिफरेंस होता है उसको स्पष्ट नहीं किया, परंतु म्यूटेशन की भूमिका को भी नहीं पहचाना। तो डार्विन तथा वीजमान के चिंतन में एक महत्वपूर्ण भेद यह भी है कि डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण को एडेप्टेशन के लिए एकमात्र कारक माना, परंतु न्यू डार्विनिज्म का विचार है कि अनुकूलन अनेक कारकों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं और नेचुरल सिलेक्शन इनमें से एक फैक्टर है। नव डार्विनवाद का यह भी मत है कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें वंशानुगत लक्षण स्वयं सीधे वंशानुगत यानी हेरिटेड नहीं होते हैं। वास्तव में इन कैरेक्टर्स की वंशानुगति के कुछ डिटर्मिनेट्स और बायोफेयर्स होते हैं, तो उन पे वो डिपेंड करता है। किसी एनिमल्स के जो अंतिम लक्षणों की वंशानुगति निर्धारकों या डिटर्मिनेट्स जंतुओं की गतिविधियों तथा विकास के समय उपलब्ध जो वातावरणीय कारकों की आपस में इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप होता है। तो मॉडर्न जो मतानुसार इवोल्यूशन का माध्यम पॉपुलेशन एवं विकासीय प्रक्रिया की कच्ची सामग्री वंशानुगत विभिन्नताएं हैं, यानी वो वेरिएशंस हैं, तथा पॉपुलेशन में ये जो वंशानुगत वेरिएशन पर कार्यरत नेचुरल सिलेक्शन या जो कंटिन्यूअस इवोल्यूशन का प्रोसेस का मेथड्स है। और यहाँ पर हम पहला देखेंगे पॉपुलेशन एंड जीन पूल। तो यहाँ पर यह है कि एक ही स्पीसीज के एनिमल्स का ज्योग्राफिकल रूप से यदि वो दूर दूर हैं और उनका ग्रुप या पॉपुलेशन कहलाता है, इनमें से मध्य क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रुप एक स्थानबद्ध होता है, स्थान पर रहता है, और यदि उनके मध्य रिप्रोडक्शन संभव होता है क्योंकि वो एक ही स्पीसीज है, एक ही जगह पर, चाहे वो बिखरे हुए हों पर एक वो स्थानबद्ध होते हैं और उनके मध्य इंटरक्रॉस हो सकता है। इसलिए जनसंख्या की जो कम्प्लीटली जेनेटिक्स पार्ट्स का जो शिफ्टिंग एंड रीशिफ्टिंग होता रहता है और पॉपुलेशन में जो पड़ोसी मेंबर्स के मध्य कभी कभी उनमें हाइब्रिड होता रहता है। इसलिए एक पॉपुलेशन का जो जीन पूल होता है वो जो पड़ोसी पॉपुलेशन के जीन पूल से अटैच रहता है।
एक पॉपुलेशन के संपूर्ण जीन को जीन पूल कहते हैं। इनमें लगातार इनमें शिफ्टिंग होता रहता है, इसी कारण इवोल्यूशन होता है। यानी कि अपन इसको सीधा सा ये समझ सकते हैं कि जो जीन पूल होता है वो जीन पूल एक पॉपुलेशन का एक क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया में वो स्पीसीज रहती है, वो आपस में इंटरक्रॉस कर सकती है और धीरे धीरे कोई भी उनमें यानी कोई चेंजेज या जेनेटिक पार्ट्स का शिफ्टिंग होता रहता है। तो कालांतर में चलकर वो एक न्यू स्पीसीज का रूप धारण कर लेता है और वहाँ पर उसको हम इवोल्यूशन कह सकते हैं। यानी कि जब तक उनमें शिफ्टिंग नहीं होगा या कुछ नयापन नहीं आएगा तो वहाँ पर एक उसको अपनी इवोल्यूशन नहीं कह सकते, यदि उसकी डिट्टो फोटोकॉपी आती रहेगी तो। एक है इनहेरिटेंस ऑफ सूटेबल वेरिएशंस, यानी ये जो विभिन्नताएं या वेरिएशंस हैं वो जो योग होती हैं, सूटेबल होती हैं, वो वंशानुगत कैसे होती हैं। तो म्यूटेशन व जो सेक्सुअल कॉम्बिनेशन से जो उनकी इनहेरिटेंस होती है, योग वेरिएशंस होती हैं, वो उत्पन्न होती हैं। और ज़्यादातर जो म्यूटेशन अप्रभावी होते हैं, परंतु लाभदायक जीन नेचुरल सिलेक्शन के कारण कम लाभदायक एलिलोमार्फस पर डोमिनेंट बन जाते हैं। प्रत्येक जनरेशन में म्यूटेशन के कारण एनिमल्स नई वेरिएशंस शो करता है। जब ये जो वेरिएंट होते हैं वो जीवित रहकर अपनी यदि वो जनरेशन उत्पन्न करते हैं तो उनकी जेनेटिकल नवीनताएं पॉपुलेशन के जीन पूल में प्री रिजर्व्ड उसमें हो जाती है और यह जो नवीन जो नए इस तरह के अणुवर सभी सदस्य में ट्रांसमिट होती रहती है। यानी कि उनकी जो भी नए जो गुण आए हैं या नए जो उनके जीन्स में चेंजेज हुआ है और यदि वो वेरिएंट यदि अपनी अगली जो जनरेशन बना पाता है तो हम देखते हैं कि वो आगे प्रोसेस में बना रहता है और वहाँ पर इवोल्यूशन जारी रहता है। अभी इसमें अपन नेचुरल सिलेक्शन की बात करेंगे तो अपन देखते हैं कि जो नई वेरिएशंस का जो प्रसार जो नेचुरल सिलेक्शन पर डिपेंड करता है। नेचुरल सिलेक्शन विभेदक जो उनका जनन का ही दूसरा नाम है। पॉपुलेशन के कुछ मेंबर्स अदर मेंबर्स की तुलना में अधिक संतान पैदा करते हैं, वह कम संतान पैदा करने वाले जंतुओं की तुलना में अधिक संतान पैदा करने वाले जंतु अगली जनरेशन में जीन पूल में जीन्स की अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशतता प्रदान करते हैं, यानी उनका परसेंटेज जीन पूल में ज़्यादा होता है। इसका जो डिफ्रेंशिएशन जो जनन इसी प्रकार पीढ़ियों तक होता रहता है। तो अधिक जनन करने वाले जो एनिमल्स हैं पॉपुलेशन में अधिक एनिमल्स प्रदान करेंगे। तो इसी कारण जनसंख्या में जीन पूल में अनेक जीन अधिक प्रचलित हो सकते हैं। तो नवडार्विनवाद में फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे वेल्डन का जो एक्सपेरिमेंट था और वेल्डन ने अपने जो एक्सपेरिमेंट द्वारा यह सिद्ध किया कि जो परिवर्तित वातावरणीय परिस्थितियां होती हैं उनमें नेचुरल सिलेक्शन माइक्रो चेंजेज वेरिएशंस पर इफेक्ट डालता है तथा डार्विन के अनुसार इस प्रकार जाति में जो चेंजेज उत्पन्न होते हैं इन एक्सपेरिमेंट से नदी के पानी की गति को या प्लाईमाउथ साउंड के मुहाने के पास एक जो विशाल ब्रेक वाटर रखकर कम किया जा सकता है। और वहाँ देखते हैं कि जो वहाँ पर ब्रेक वाटर होता है उसके जो चीनी क्ले होती है उसका अधिक जमाव होता है और वहाँ जो निवास करने वाले जो केकड़े होते हैं, क्रैब होते हैं, उनकी डेथ का कारण बना रहता है। तो जीवित रहने वाले
जो क्रैबों के जो फ्रंटम होता है उसकी चौड़ाई जो नष्ट हुए जो क्रैब्स होते हैं उनके फ्रंटम की तुलना में थोड़ी सी कम होती है। और वहाँ हम देखते हैं कि जो चेंजेज यदि वर्षों में फ्रंटम की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती गई, इस उदाहरण में हम देखते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन के प्रभाव की तीव्र गति देखी जा सकती है। यानी कि यहाँ पर देखा कि जब वहाँ एक जो क्ले होती है उस क्ले का यदि वहाँ पर जमा हो जाता है और वहाँ उस क्ले के अंदर यदि क्रैब रहता है तो क्रैब में अपन देखते हैं कि उसकी जो क्रैब उस दलदल में यानी मर जाता है और मरने के बाद हम देखते हैं कि उनकी फ्रंटम जो साइज़ था उसका क्रैब का वो उसकी चौड़ाई कम थी, इसलिए वो वहाँ सरवाइव नहीं कर पाया। इसी तरह से अपन मेंटिस के साथ इन्होंने जो सेस्नोला का एक्सपेरिमेंट किया और इसमें बताया कि सेस्नोला ने जो कलर मार्किंग को सेलेक्टिव इम्पोर्टेंसी की उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना और उनका अडेप्टेशन जो बैकग्राउंड वाले जो अडेप्टिव बैकग्राउंड वाले जो कलरिंग थी उनके अधिकतर सदस्य वहाँ पर बच गए और जबकि जो अन्य थे वो मर गए या दूसरे पक्षी खा गए। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि जो अपना अडेप्टेशंस या कलरेशन या कलर मार्किंग बॉडी का जो वहाँ का जो क्लाइमेट था, जो वहाँ का अनुकूलन था, उसके अनुरूप यदि उसकी बॉडी का था तो वो अपने दुश्मन से बच निकलने में कामयाब हुए, क्योंकि उनमें कलरिंग का इफेक्ट हुआ और जो अदर कलर के थे वो दूर से पहचाने गए और वो शिकार बन गए। इसी तरह जो अपना प्यूपुलेशंस एंड द सेंडर ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ बटरफ्लाई प्यूपेज, इसमें जो डिफरेंट जो कलर की जो फ्लाइज थी उनमें देखा कि बहुत सारे जो प्रोटेक्टिव कंडीशन वाले प्यूपा थे उनके, और वो उनका पक्ष लेने वाली कंडीशन में रखे गए और अदर प्यूपों को जो विपरीत कंडीशन में रखा गया और निष्कर्ष निकाला कि जो उनका प्रोटेक्टिव कलर था वो उनका उत्तरजीविता का वास्तविक कारक है। यानी जो कलर वहाँ का जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग था, जो वहाँ के प्लांट्स या वहाँ का बैकग्राउंड्स के अकॉर्डिंग था, वो बच निकलने में आसानी उनको रही। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे कि जो डेवनपोर्ट्स एक्सपेरिमेंट विथ चिकन, तो इन्होंने क्या किया, काले और सफ़ेद और कत्थई कलर के या चितकबरे कलर के विभिन्न जो चिकन जो चूजे थे उनको उन्होंने इसके लिए चुना और उसने उनको पूरे फील्ड में फ्रीली घूमने के लिए छोड़ दिया और उन्होंने देखा कि अधिकतर जो सफ़ेद या काले चूजे बाज के द्वारा मार दिए गए, जबकि कम स्पष्ट या कत्थई या चितकबरे जो चिकन थे वो अनुकूल जो उनके अडेप्टिव बैकग्राउंड के कारण अधिक संख्या में बच गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अपन बात करेंगे कि जो अडेप्टिव कंडीशन के अनुकूल अपने आप को ढाल लिया तो वह आगे जाकर उसमें इवोल्यूशन हुआ और वो आगे जाकर उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग या उस क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को सर्वाइव करने में सक्षम रहे। तो डेवलपमेंट का जो या इवोल्यूशन का जो प्रोसेस था उसमें लैमार्क और डार्विन के विचारों की तुलना हुई। तो लैमार्क का जो था कि उन्होंने जिराफ का एक रोचक उदाहरण लिया था। तो लैमार्क का कहना था कि उनकी प्रारंभ छोटी गर्दन थी, उनके पूर्वज ऐसे ही थे, फिर पत्तियां खाने के लिए उनकी गर्दन को फैलाना पड़ा, लगातार यह क्रम जारी रखा, फिर उनकी गर्दन लंबी होती गई। तो डार्विन में इसमें कहा कि प्रारंभ समय गर्दन की लंबाई में वेरिएशन थी और जो नेचुरल सिलेक्शन या लंबी गर्दन के गुण का उन्होंने प्रकृति ने भी पक्ष लिया और उनका ही चयन हुआ। जिनमें नहीं थी गर्दन लंबी वो अपने आप को सर्वाइव करने में
सक्षम नहीं हुआ और कई पीढ़ियों बाद समूह की जो इस प्रकार का ग्रुप था उसकी गर्दन की लंबाई में वेरिएशन आए, परंतु परिणाम स्वरूप धीरे धीरे वो अगली पीढ़ियों में उनकी गर्दन लंबी होती गई। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे जो सटीक चीज़ दी वो थी नव डार्विन इसमें कि वहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन होता है और वह किस तरीके से इवोल्यूशन में अपना महत्व है। देखिए अपन कोई सा भी सिद्धांत पढ़ेंगे, अपन जब इवोल्यूशन को देखते हैं तो इवोल्यूशन में यह एक तथ्य है कि यदि इवोल्यूशन यानी वेरिएशंस या नई पीढ़ी का जन्म नहीं होगा तो या नवीनतम कोई ऐसे करैक्टर शो नहीं होंगे तो उसको अपन इवोल्यूशन नहीं कह सकते हैं। इवोल्यूशन अनादिकाल से चला आ रहा है और चलता रहेगा और यही एक विकास का प्रक्रम है। यदि यह रुक जाएगा तो हमारी सृष्टि में जो नवीनतम जो एनिमल्स आते हैं या जो वेरिएशंस आती हैं या नई स्पीसीज आती हैं उनका बंद हो जाएगा और वो अपनी जो बदली हुई जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं बना पाएगा।